सिविल सेवा परीक्षाओं में मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इन सवालों की संख्या कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 तक भी हो जाती है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपकी तैयारी में, आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेहद जरूरी है। तो इनकी तैयारी कैसे हो? इन्हीं के जैसे सवालों से हो जैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये सवाल ज्यादातर कहां से होते हैं? जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित जगहों के आधार पर होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए काम करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले वो सवाल देखते हैं हमने जो पिछले सप्ताह आपसे पूछा था कि अब ये लेक है काटीथंडा लेक आयर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काटीथंडा लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक का तल है और यह देश का सबसे निम्न स्थान भी है। यह झील दक्षिणी गोलार्ध की सबसे गहरी झीलों में से एक है। और तीसरा, काटीथंडा लेक आयर केवल मानसून के मौसम में ही पूरी तरह से पानी से भरती है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3 सभी। अब यहां पे देखने वाली बात यह है जिस लेक के बारे में बात चल रही है क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है। पहले स्टेटमेंट के आधार पर ही शुरू करते हैं। तो ये लेक किस प्रकार की है? ये एक ऐसी लेक है जिसमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा मिलेगा। मतलब कहीं कहीं पे तो ऐसा होगा पानी नीचे रह गया और नमक उसके ऊपर आ गया, नमक की एक पूरी क्रस्ट ही दिखाई देगी बनी हुई। तो ये है कहां पे? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण मध्य में देखें तो इस जगह पे लेक आयर दिखाई देगा। अब पहले वाले स्टेटमेंट में आए, ऑस्ट्रेलिया का है और सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक का तल है। तो जैसे मैंने आपसे बताया इस झील में क्या है? नमक दिखाई देगी। और ये जो है अंतःस्थलीय है, ये जो थल क्षेत्र है उसके बीच में एक काफी निचले स्थान पर है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट यानी कि ये बात सही हो जाती है, सबसे निम्न स्थान भी है। तो ये देश का सबसे निम्न स्थान भी है। यह जो लेक है लगभग 15 मीटर नीचे तक इसकी गहराई है। समुद्र तल से 15 मीटर ज्यादा नीचे तक यह मौजूद है। अब बात आती है कि यह झील दक्षिणी गोलार्ध की सबसे गहरी झीलों में से एक है। मैंने आपको क्या बताया? कि 15 मीटर समुद्र तल से ज्यादा नीचे है। जितना समुद्र तल हम नापते हैं उससे नीचे है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सबसे गहरी झीलों में से वो भी दक्षिणी गोलार्ध की बात कर दिया। अगर हम धरती को इस प्रकार से देखें और ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और अपने आप में ये 15 मीटर खुद गहराई पे है समुद्र तल की तुलना में ज्यादा, तो क्या ये है? तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा गहराई पर कोई और है। वो कौन है? अफ्रीका में है, लेक टांगानिका। लेक टांगानिका अफ्रीका में है जो कि लगभग 200 मीटर की गहराई में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में लेक टांगानिका है, अफ्रीका महाद्वीप में है और वो 200 मीटर में है। तो ये सबसे गहरी नहीं हुई दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, काटीथंडा लेक आयर केवल मानसून के मौसम में ही पूरी तरह से पानी से भरती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, कई कई टाइम ऐसा होता है कि नमक की क्रस्ट जो है ऊपर रह जाती है, पानी नीचे रहता है। क्यों? ये ज्यादातर टाइम पूरे समय हमेशा 12 महीने भरी हुई नहीं दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि जब यहां पर बारिश का मौसम आता है तभी ये भरती है, 12 महीने नहीं। तो ऐसे में ये बात की तीसरी वाली कथन और पहला वाला कथन ये तीनों सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो यहां पे आप देखें तो क्या सही जवाब होगा? पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो अब ऐसे में क्या हो गया? ए केवल 1 और 3। ठीक है, चलिए अब यहां पे इस लेक के नाम के बारे में भी अगर आपको पता हो, काटीथंडा लेक आयर मैंने कहा, तो काटीथंडा में काटीथंडा जो नाम है वहां का एक समुदाय है, वहां का स्थानीय समुदाय है जिसका अपना नाम है अरबाना समुदाय, उसके द्वारा ये रखा गया था। और लेक आयर जो है काटीथंडा लेक आयर, तो लेक आयर में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिनके नाम में आयर लगा हुआ था, उनकी वजह से ये लेक आयर नाम पड़ा। चलिए अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान पर अवस्थित है। मकरान बलूचिस्तान पठार का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान और ईरान का साझा स्वामित्व है। होर्मुज जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जहां से विश्व की अधिकांश तेल आपूर्ति का आवागमन होता है और इस प्रकार यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो अब इनमें से कितने सवाल सही हैं ये पूछा जा रहा है। चलिए बताते हैं, 1 है, 2 है, 3 है या कोई भी नहीं है। पहले से शुरू करते हैं। ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है कि नहीं है? क्या यह फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य है? आइए देखते हैं। ईरान कहाँ है? एशिया में है, इस क्षेत्र में है। अब इसको जरा करीब से देखते हैं। ईरान के उत्तर में देखें तो कैस्पियन सागर दिखाई देगा, ईरान के दक्षिण में देखें तो पर्शियन गल्फ दिखाई देगा। अब अपने आप में पर्शियन जो गल्फ है ये एक महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है। यहां से हम देखें तो इस पर्शियन गल्फ के माध्यम से हम बहुत आगे अगर देखें तो ये अरब सागर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ईरान से किसी को अरब सागर जाना है तो ये रास्ता है। अब उसके अलावा अब आगे अगर आप देखें इस स्टेटमेंट में तो ये बात सही हो जाती है, कैस्पियन सागर फारस की खाड़ी में है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें कि मकरान बलूचिस्तान पठार का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान और ईरान का साझा स्वामित्व है। मकरान बलूचिस्तान पठार का हिस्सा है। बलूचिस्तान नाम आता है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ही बात है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत तो है, लेकिन बलूचिस्तान पठार की यहां पे बात हो रही है, प्रांत की नहीं। और बलूचिस्तान पठार जो है उसका क्या कह रहा है कि मकरान का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान और ईरान का साझा स्वामित्व है। आइए देखते हैं। ये देखिए, अब हम जिसकी बात कर रहे थे मकरान, मकरान रेंज ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका विस्तार कहां तक दिखाई दे रहा है? ईरान तक दिखाई दे रहा है। तो ये जो विस्तार की बात कही गई है, मकरान बलूचिस्तान पठार का जो हिस्सा है वह कहां तक है? ईरान तक भी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा, होर्मुज जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जहां से विश्व की अधिकांश तेल आपूर्ति होती है। होर्मुज जल संधि है कहां पे? चलिए इसको करीब से देख लेते हैं। होर्मुज जल संधि आप यहां देख सकते हैं, ये है। ऊपर ईरान है जिसके बारे में अभी बात चल रही थी, और इसके नीचे दक्षिण में क्या है? ये क्या है? आपको यूएई लग रहा होगा, लेकिन ये ओमान है, ठीक है। ओमान का एक पार्ट यहां भी है छोटा सा। तो ईरान और ओमान के बीच में लगभग कहीं पे 33 किलोमीटर, कहीं 36, 39 ऐसे आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सकरा रास्ता है, ठीक है। ये सकरा रास्ता आप देखें तो पर्शियन गल्फ से होते हुए कोई जहाज अगर गल्फ ऑफ ओमान, होर्मुज जल संधि क्रॉस करेगा, गल्फ ऑफ ओमान आएगा, फिर अरेबियन सी होते हुए हिंद महासागर की तरफ जा सकता है। तो चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, कहीं का भी जो तेल है, दुनिया भर का जो तेल का एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 20% के आसपास इस रास्ते से होकर ही तो गुजरेगा। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ये जो गुजरता है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है, सकरा रास्ता है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो बात कही गई है चोक पॉइंट। तो ये चोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये सकरा है। तेल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जल संधि का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब, संधि का मतलब क्या होता है? आपने संधि विच्छेद पढ़ा है और संधि पढ़ा है। संधि का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ रहा है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। चलिए, तो यहां पे स्टेटमेंट के आधार पर देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो उत्तर क्या हो गया? सी, सभी 3। अब आगे आ जाइए। ग्लेशियरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। वे धीमी गति से बहने वाले बर्फ के पिंड हैं जो सदियों से सघन बर्फ से बने हैं और इनमें विश्व की लगभग 70% स्वच्छ जल आपूर्ति समाहित है। दूसरा, हिंदू कुश हिमालय को एशिया का जल टावर कहा जाता है और ये सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह का लगभग 40% योगदान करते हैं। तीसरा, याला ग्लेशियर के नष्ट होने के साथ ही वेनेजुएला स्लोवेनिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। अब इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला वाला देखिए, वे धीमी गति से बहने वाले बर्फ के पिंड हैं जो सदियों से सघन बर्फ से बने। ग्लेशियर का नाम आता है तो आपको पता है, हमें एकदम से पता चल जाता है, एक बड़े बर्फ की तरह हमारे सामने एक इमेज बन के आती है, बिल्कुल वही ग्लेशियर है। लेकिन बात यह है कि वो जो ग्लेशियर है वह किस प्रकार के जल से है? एक स्वच्छ जल से बना हुआ है। तो इसी वजह से कहा जाता है जो ग्लेशियर है, जितना दुनिया में स्वच्छ जल है उसका 70% स्वच्छ जल जो है ग्लेशियर के रूप में है। जितने भी आप देखें कि नदियों का हम देखते हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये कहां से आ रही हैं? ग्लेशियर के थ्रू ही आ रही हैं। ग्लेशियर मुख्य रूप से आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल में दिखेगा और हिमालय रेंज में दिखेगा, और भी बहुत जगह ग्लेशियर हैं। लेकिन अब यहाँ पे चलिए, पहला वाला तो सही है ना, अब अगले वाले पे आइए।
हिंदू कुश हिमालय को एशिया का जल टावर कहा जाता है और यह सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह का लगभग 40% योगदान करते हैं। अब देखिए, इसको जल टावर कहा जा रहा है, एशिया का जल टावर हिंदू कुश हिमालय को। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। ये जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है, ये कई देशों से होकर गुजरता है। अफगानिस्तान से होकर गुजरता है, पाकिस्तान से होकर गुजरता है, भारत से गुजरता है, नेपाल से गुजरता है, चीन से गुजरता है, भूटान से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है और म्यांमार से गुजरता है। तो इतने सारे देशों से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र वाला हिस्सा है। अब यहां से देखें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और भी कई नदियां, जो चीन में बहने वाली नदियां हैं, कई नदियां यहां से निकलती हैं और 2 अरब से ज्यादा आबादी को जो पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो पा रही है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसे एशिया का जल टावर अगर कहा जा रहा है तो उसके पीछे की वजह है, और ये स्टेटमेंट तथ्यात्मक रूप से सही है। तो ये वाला सही है। अब ये जानकारी भी सही है। अब तीसरा देखिए, याला ग्लेशियर के नष्ट होने के साथ ही वेनेजुएला स्लोवेनिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है। अब देखिए, वेनेजुएला स्लोवेनिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। यह जानकारी तो सही है, लेकिन कह रहा है कि याला ग्लेशियर के नष्ट होने के साथ, क्या यह जानकारी सही है? नहीं, यही दिक्कत है। याला ग्लेशियर का संबंध वेनेजुएला से है ही नहीं। याला ग्लेशियर का संबंध नेपाल से है। नेपाल का पहला ग्लेशियर है जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है, डेड हो गया है। तो इसी वजह से स्टेटमेंट में आधी बात सही होती है और हमें लगता है अरे हाँ ये पहचान में आ गई, बात सही है, और फिर हमसे गलती हो जाती है। तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट गलत है। कितने सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं। चलिए, याला ग्लेशियर की स्थिति हम देखें, साल दर साल 1982 में ऐसी थी, फिर उसके बाद 96, 2008, देखिए सिकुड़ता जा रहा। व्हाइट पार्ट ही बर्फ का पार्ट होगा। 22 और 24 तक में स्थिति खराब हो गई। चलिए, अब उसके बाद याला ग्लेशियर की जो बात आ रही थी वो देख सकते हैं, नेपाल में इस क्षेत्र में दिखाई देगा। और आगे बढ़ते हैं। मुख्य बातें जो मैंने आपको बता ही दी हैं कि कहां पे ग्लेशियर मिलते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडाई आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका, यहाँ पे तो मुख्य रूप से मिलते ही हैं, पोल वाला एरिया है। उसके अलावा हिमालय वाले क्षेत्र में मिलते हैं और कई पर्वतों में मिलते हैं, एंडीज पर्वत में पाए जाते हैं। चलिए, अब हिंदू कुश हिमालय के बारे में भी ये बात क्लियर हो गई है, नेपाल के इस याला ग्लेशियर के बारे में हो गई है, सारी बातें क्लियर। हम अगले सवाल पे आते हैं। न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया बहुत चर्चा में है पिछले कुछ समय से। वहां पे मांग चल रही है, वो अपने आप को फ्रांस से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऐसी वहां के कई लोगों के द्वारा इच्छा है। ये इच्छा कैसे हुई? अचानक से हुई? अचानक से नहीं हुई, इसके पीछे की वजह है। न्यू कैलेडोनिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। पहले चलिए सवाल देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी जानकारी तो बताऊंगा ही। न्यू कैलेडोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू कैलेडोनिया हिंद महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है। दूसरा, मूल रूप से कनक न्यू कैलेडोनिया के स्वदेशी मेलानेशियाई निवासी द्वारा बसाए गए न्यू कैलेडोनिया को वर्ष 1853 में फ्रांस द्वारा अपने में मिला लिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? चलिए, अब न्यू कैलेडोनिया क्या है ये समझते हैं। न्यू कैलेडोनिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या हिंद महासागर है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये उसके 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत ज्यादा पास में नहीं है, 1500 किलोमीटर बहुत दूरी होती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में है और फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है। लेकिन फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र हुआ कैसे? फ्रांस तो यूरोप में है, तो इतनी दूरी पर फ्रांस की मौजूदगी कैसे है? फ्रांस की सेना क्या कर रही है? यहां के लोग फ्रांस के नागरिक कैसे बने, वो समझने वाली बात है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 1500 किलोमीटर दूर में है, यहाँ पे नोमिया नाम का एक क्षेत्र है जो कि महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक संधि है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो संधि क्या है वो भी बताऊंगा। तो इस न्यू कैलेडोनिया के बारे में समझिए कि 1853 में, पहले तो ब्रिटेन के पास था, लेकिन 1853 में क्या हुआ, यहां पर फ्रांस ने अपना शासन बना लिया। जैसे कि बहुत दुनिया के कई देशों को उपनिवेश बनाया गया था, जैसे भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, वैसे ही न्यू कैलेडोनिया को फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए। तो कब्जा कब किया वहां पर? 1853 में। फिर उसके बाद जब दुनिया के देश आजाद हो रहे थे तो ये आजाद नहीं हुआ। यहां पर यहां के क्षेत्र के लोगों को 1960 के दशक में फ्रांस ने अपनी ही नागरिकता दे दी। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में भारतीय थे,
पहले भी भारतीय थे, कहीं खेलने जाते थे 1947 के पहले भी तो भारत के नाम से खेलते थे, कोई खिलाड़ी कहीं जाता था कहीं ओलंपिक में। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या थी, यहाँ पे ये न्यू कैलेडोनिया के क्षेत्र के लोग नहीं रह गए, बल्कि क्या हो गए, फ्रांसीसी हो गए। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि 1947 में मान लीजिए कि भारत आजाद ना होता, आप बोलता कि देखिए ऐसा करते हैं, आपको हम ब्रिटेन की नागरिकता दे देते हैं, अब आप सब ब्रिटिश हो गए और हम सबको ब्रिटिश बना दिया जाता बोल के कि आपको ब्रिटेन की नागरिकता दे दी गई है। तो वो चीज जो है वो नहीं हुई, तो वहां पे उन्हें फ्रांस की नागरिकता दे दी गई, फ्रांस का वो विदेशी क्षेत्र रह गया। और उसके साथ ही फिर बाद में लेकिन वहां का जो स्थानीय समुदाय था, कनक समुदाय, उसने मांग की कि हमें हमारी जगह को आजाद किया जाए। तो ऐसी जगहों को यूनाइटेड नेशन ने भी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के नाम से दर्जा दिया। दुनिया में 17 ऐसे क्षेत्र हैं। इसमें लेकर के फिर कुछ समझौते भी हुए। कुछ समझौतों में एक था मैटिगनान समझौता 1988, फिर एक नोमिया समझौता 1998, जिसके तहत यह तय हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगर वहां के लोग चाहते हैं कि फ्रांस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ठीक है, अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए जनमत संग्रह कर सकते हैं। 2 बार जनमत संग्रह हुआ, दोनों बार जो वोट पड़े वो फ्रांस से जुड़े रहने के ही रहे। तीसरी बार जनमत संग्रह जब हुआ तो कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना के समय जो जनमत संग्रह हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें भी फ्रांस के साथ ही जुड़े रहना चाहते थे। हालांकि इस बात का विरोध हुआ कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, हमें अलग से एक बार जनमत संग्रह करने का मौका मिले। तो 3 बार हो चुका है, 3 बार की बात हुई थी, लेकिन अभी उसी को लेकर के मांग चल रही है। इसी वजह से काफी चर्चा में था। अब यहाँ पे सबसे लंबी जो नदी है डायहोट, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। जैव विविधता को लेकर के यहाँ पे वनस्पति प्रजाति एम्बुरेला ट्राइकोपोडा ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसका जो लैगून है 2008 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लैगून वहां की जो झील है। तो ये जो बातें हैं महत्वपूर्ण है। अब सवाल के जवाब की बात करें तो हम पहला वाला देखें तो फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है, बिल्कुल है, 1853 फ्रांस द्वारा अपने मिलाया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और मूल रूप से किसके द्वारा इस न्यू कैलेडोनिया बसाया गया था, कनक समुदाय के द्वारा। तो क्या दोनों बातें सही हैं? पहली वाली बात दूसरी वाली बात में कौन सी बातें आपको सही आ रही हैं? तो हम कह सकते हैं सी, 1 और 2 दोनों ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। सॉरी, पहला वाला सही नहीं होगा, पहला वाला यहाँ पे हिंद महासागर है। मैं आगे बढ़ रहा था लेकिन मुझे वही मैंने शुरू में बताया था, हिंद महासागर में तो होगा नहीं, मैं टिक कर रहा था। चलिए ये दूसरा, पहला वाला तो गलत है, केवल एक ही कथन सही है जिसको हम कह सकते हैं बी। स्पष्ट है? चलिए अब उसके बाद ये जानकारी आपके सामने आ गई है। अब सवाल पे ही आ जाते हैं कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार होने वाले कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसके माध्यम से होकर गुजरता है। यह ईरान और ओमान को अलग करता है। कतर द्वारा लगभग सभी तरलीकृत प्राकृतिक तेल एलएनजी के परिवहन का मार्ग यही है, और प्राकृतिक गैस है, सॉरी। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट देखिए, बोल रहा कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है। ये ऐसा जानकारी देखिए मिल रही है कि 5वां हिस्सा इसके माध्यम से होकर गुजरता है कुल तेल का जो दुनिया में व्यापार होता है। तो एक ऐसा स्थान जहां से लगभग 20% हिस्सा तेल का गुजरता है, और ईरान और ओमान को वह स्थान अलग करता है। ये अभी बात हम कुछ समय पहले याद करिए चर्चा में कर रहे थे, तो उस जगह का नाम लिया था होर्मुज जल संधि। तो वो चीजें तो कनेक्ट हो ही गई हैं। होर्मुज जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, ईरान और ये ओमान क्षेत्र है उसके बीच में है। ये पर्शियन गल्फ और एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है, और ईरान और ओमान को अलग करने का काम करता है। जल संधि यही होती है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हम देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी किसके लिए है? होर्मुज जल संधि के लिए है। जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो अब ये आंसर तो आसानी से आपके सामने आ गया है। अब ये सवाल देखिए, देनाली पर्वत उत्तर अमेरिका, विंसन मैसिफ यूरोप, कोसियुज़को ऑस्ट्रेलिया, किलिमंजारो अफ्रीका। आपको क्या बताना है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा सुमेलित है ये बताना है। चलिए अब एक तरफ से देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में देनाली पर्वत है, 6194 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद अफ्रीका में है किलिमंजारो। तो देनाली उत्तरी अमेरिका सही है। अब किलिमंजारो देखिए, एक तरफ से हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। किलिमंजारो देखिए क्या है, 5895 मीटर है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप में है, किलिमंजारो अफ्रीका। अब कोसियुज़को और विंसन मैसिफ बचा है। तो अब इसके बाद देख लीजिए,
कोसियुस्को ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये देखिए कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है। अब विंस में सिर्फ बचता है, इससे भी दक्षिण में और आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अंटार्कटिका में। यहाँ पे माउंट विल्सन है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी कभी व्यवस्थित करने को ऐसा सवाल आ जाए तो देखिए आपके सामने है किस प्रकार से देनाली, फिर उसके बाद किलिमंजारो, फिर उसके बाद कोसियुस्को और उसके बाद माउंट विल्सन। तो ये एक अलग सवाल ऐसे भी बन सकता है। फिलहाल इसका जवाब क्या होगा? बी होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। कतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है। बहरीन की खाड़ी कतर को बहरीन से अलग करती है। और उसके बाद 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी इनमें से कोई भी नहीं। अब चलिए इसको देखिए, कतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो हम पहला देखेंगे, इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा करती है। तो ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम कतर को देख लेंगे, कतर है कहां पे। तो कतर को अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, पर्शियन गल्फ ये क्षेत्र है। पर्शियन गल्फ से मतलब लगा हुआ क्षेत्र है। तो पर्शियन गल्फ से लगा हुआ क्षेत्र है, ये यूएई है। यूएई से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये देखेंगे ये कतर है और इसके आगे गल्फ ऑफ बहरीन है और बाकी चारों तरफ पानी है। ये कतर अपने आप एक प्रायद्वीप की तरह है। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? 3 तरफ से जहां पे समुद्र हो। एक ही तरफ से एक स्थल दिखता है और ये स्थल कौन सा है? ये है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब है। अब सवाल पे आ जाइए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था? इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है। क्या ओमान है? नहीं, ये तो सऊदी अरेबिया है। अब उसके बाद बहरीन की खाड़ी कतर को बहरीन से अलग करती है। ये यहां पे गल्फ ऑफ बहरीन है, ये बहरीन है, ये कतर है। बहरीन की खाड़ी तो अलग कर रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नहीं, पहला वाला तो गलत है क्योंकि पहला वाला सऊदी अरब। अब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला देखिए, 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? जब हमें ये बताना है तो तीसरे वाले को देख लीजिए, क्या किए जाएंगे? बिल्कुल, एशियाई खेल 2030 के तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी है कि कतर में आयोजित किए जाएंगे। तो दूसरा तीसरा सही है। कितने सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं, तीनों नहीं सही हैं। तो हमें जवाब मिल चुका है हमारा। ठीक है, अब एक सवाल देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न है। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो इसके आंसर पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें बेहतर करने का और मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखें, यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला स्थित है, जबकि ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में पेटागोनिया का पठार है, जो कि एक शीत मरुस्थल भी है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? ए पेरू, बी बोलीविया, सी अर्जेंटीना और डी पराग्वे। तो इस सवाल का जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।